हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नेशन बिल्डर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हिंदी विषय के पाठ्यक्रम की, जो हमारे टेट, सुपर टेट, केवीएस, एनवीएस, लेखपाली जैसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कहाँ से, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में कहाँ से आता है। किसके पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो हमारा पाठ्यक्रम है हिंदी विषय का। वो हमारा पाठ्यक्रम किसका है? वो हमारा पाठ्यक्रम हिंदी विषय का है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा रिलेटेड किससे रहेगा? वो हमारा रिलेटेड रहेगा टेट का, सुपर टेट का यानी एस टेट, रीट लेवल के कवर करेंगे, एनवीएस, केवीएस, ऑल एग्ज़ाम कह सकते हैं एक तरह से। ऑल एग्ज़ाम के लिए हमारा प्रिपेयर करेगा। ऑल एग्ज़ाम में जैसे हम लोग बात करते हैं तो लेखपाली की बात करें, जो हमारा इसमें आया हुआ है मतलब कि जो हमारा वैकेंसी आई हुई है लेखपाली की, उसकी भी हम कहें तो इससे लेखपाली की भी हमारी तैयारी हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में हिंदी का सीधे व्याकरण लिखा रहता है। हमारे पाठ्यक्रम में जो हम सुपर टेट या टेट की बात करते हैं तो हिंदी व्याकरण से सीधे पूछता है, लेकिन हम लोग हिंदी को, जो हिंदी का पोर्शन है, मतलब हमारा जो पाठ्यक्रम है, उसको हम लोग 4 भागों में क्या करते हैं, बांट देते हैं। पहला जो भाग है वो है हमारा भाषा। पहला भाग हमारा क्या है? भाषा। दोस्तों, पहला भाग भाषा है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि भाषा क्या होती है, जिसमें हम लोग भाषा के बारे में जानेंगे, भाषा क्या होती है, उपभाषा के बारे में जानेंगे, उपभाषा के बारे में जानेंगे। ठीक है। दूसरा इसका पोर्शन होता है बोली, और तीसरा इसका पोर्शन जो होता है लिपि। दोस्तों, ये जो पोर्शन है ये बहुत देखने में बहुत छोटा है, जिसमें 1 ना 2 क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम में पूछता है जो हमारा भाषा से रिलेटेड है, जिसमें पूछ देता है कि भाषा क्या है या उपभाषा कौन सी है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, आप देखेंगे कि बोली, कि हिंदी में कितनी बोली बोली जाती है, हिंदी भाषा में कितनी बोली बोली जाती है। या लिपि से पूछ सकता है कि गुरुमुखी जो है लिपि किसकी है, या पूछ देगा कि इंग्लिश भाषा की लिपि क्या है। तो ये क्वेश्चन आपका ज़्यादातर लिपि से पूछ सकता है और बोली से पूछ सकता है। तो दोस्तों, ये चीज़ हम देखेंगे। पहला पोर्शन हमारा बहुत आसान है, ये जो हमारा 1 से 2 नंबर आता है, इससे हमारा पूछता है। जो हमारा दूसरा पोर्शन है दोस्तों, वो है व्याकरण संरचना से। दूसरा जो है हमारा व्याकरण संरचना। अब व्याकरण संरचना की बात करें तो व्याकरण के बारे में सभी लोगों को पता होगा, लेकिन व्याकरण हमारा क्या करता है, हमें शुद्ध पढ़ना लिखना क्या करता है, सिखाता है। कोई भी भाषा अगर हमको सीखनी है तो व्याकरण को जानना हमें सब बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये जो दूसरा पोर्शन है व्याकरण संरचना की, इसको भी हम लोग 3 भागों में क्या करते हैं, बांट देते हैं। इसको भी हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं, जहाँ से आपका वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है आपका, ये है व्याकरण संरचना का। दोस्तों, इसमें से आपको बता दें तो 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन व्याकरण संरचना की बात करें तो व्याकरण संरचना से आपके टोटल 12 से 14 प्रश्न क्या होते हैं, आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। यही पोर्शन जो है आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा पोर्शन है? वो आपका व्याकरण संरचना। व्याकरण संरचना को दोस्तों हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। पहला है हमारा, पहले जिसको हम लोग बांटते हैं वो है हमारा ध्वनि संरचना। ध्वनि संरचना। दूसरा है दोस्तों शब्द संरचना। और तीसरा है हमारा वाक्य संरचना। तीसरा हमारा क्या है? वाक्य संरचना। दोस्तों, अब हमें इसमें जानना रहेगा कि ध्वनि संरचना के बारे में बात करें तो ध्वनि संरचना से हमारे क्वेश्चन जो आते हैं वो हमारा इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। जैसे आपका जो इसमें जो ध्वनि संरचना का जो पोर्शन है वो पहला अगर कहें तो वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला। जिसमें हम लोग वर्णमाला में क्या पढ़ते हैं? वर्णमाला में हम लोग पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन। जिससे क्या क्वेश्चन पूछता है कि स्वरों की संख्या कितनी है
या कह दे तो व्यंजनों की संख्या कितनी है। इसी वर्णमाला में आपका जो क्वेश्चन बनता है वह है आपका सबसे बड़ा कि उसकी जो इसकी उच्चारण की जो स्थान है उसके बारे में, उच्चारण स्थान से भी क्या करता है इसका क्वेश्चन बनता है। इसका जो सेकंड पोर्शन है वह है हमारा संधि का। संधि का जो है हमारा ये वर्णमाला का ध्वनि संरचना में जो हमारा जो सेकंड पोर्शन आता है वह है संधि। और संधि आपको पता है स्वर संधि जिसको कहते हैं। दूसरा हमारा आता है व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा हमारा क्या होता है विसर्ग संधि। क्या होता है विसर्ग संधि। ये हमारा संधि का पोर्शन है। और इसी में जो चौथा आपका तीसरा पोर्शन जो आता है ध्वनि संरचना की वह है हमारा वर्तनी। शुद्ध वर्तनी से पूछ देता है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है, कौन सी वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है। दोस्तों ये था हमारा ध्वनि संरचना से, जहाँ से हमारा 3-4 क्वेश्चन जो हमारे जरूर एग्ज़ाम में आते हैं, और ये एग्ज़ाम में जो है हमारे सभी एग्ज़ाम में आते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो शब्द संरचना की। शब्द संरचना की बात करें तो शब्द संरचना के बारे में अगर हम पढ़ना चाहें तो इसको हम लोग कई भागों में बांट देते हैं। जैसे पहला भाग बनता है कि रचना या बनावट के आधार पे, बनावट के आधार पे, ठीक है। रचना या बनावट के आधार पे पूछ देता है कि रचना या बनावट के आधार पे शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो जैसा दोस्तों आपको पता है कि रचना या बनावट के आधार पे शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें हमको क्या पढ़ना रहता है, पहला पोर्शन पढ़ना रहता है रूढ़ शब्द, दूसरा योग रूढ़, और तीसरा जो है आपका वह है आपका यौगिक शब्द। तो दोस्तों ये था शब्द को जो हम लोग बांटे हैं, पहला वह है रचना और बनावट के आधार पे रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। यौगिक शब्द को भी हम लोग दोस्तों इसमें जो आपको पढ़ना रहेगा वो जो है आपको कहें तो यौगिक शब्द में आपको पढ़ेंगे समास, फिर पढ़ सकते हैं इसमें आप लोग उपसर्ग, फिर पढ़ सकते हैं हम लोग प्रत्यय। ये हमारा प्रत्यय। ये रचना और बनावट के आधार पे हम लोग शब्दों को 3 भागों में बांट के इतने चीज़ों को इसमें कवर करते हैं। फिर हमारा जो शब्द संरचना में दूसरा आता है वो आता है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे बात करें तो स्रोत और उत्पत्ति के आधार पे ये बहुत प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हम लोग इसमें पढ़ सकते हैं आपका तद्भव, फिर हम लोग पढ़ सकते हैं तत्सम, फिर आप पढ़ सकते हैं देशज, फिर आप पढ़ सकते हैं विदेशज, ठीक है। फिर इसमें आप लोग एक पढ़ते हैं हम लोग संकर शब्द, ठीक है, जिसको हम लोग द्विज शब्द भी कहते हैं। तो ये हमारा स्रोत और उत्पत्ति के आधार पे था। अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक अगला पोर्शन आता है अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे दोस्तों बात करें तो हम लोग इसको 4 भागों में क्या करते हैं, बांट देते हैं। जैसे इसमें क्या पढ़ सकते हैं अर्थ के आधार पे, एकार्थी शब्द, फिर हम लोग क्या पढ़ सकते हैं अनेकार्थी शब्द, फिर हम लोग इसमें तीसरा पढ़ सकते हैं समानार्थी शब्द। समान अर्थ के शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द जिसको हम लोग कहते हैं दूसरे शब्दों में पर्यायवाची शब्द, ठीक है। और इसी में डी आ जाता है विपरार्थी शब्द, जिसको विलोम शब्द कहते हैं। विपरार्थी, विपरीत अर्थ जो देते हैं विपरार्थी शब्द, जिसको हम लोग क्या कहते हैं विलोम शब्द। फिर इसी में आ जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फिर इसी में आपका आ जाता है, अगर बात करें तो
इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें हम लोग मान लेते हैं कि इसी में होगा। मुहावरे, मुहावरे, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ज़्यादातर इसको हम लोग मानते हैं। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा इस शब्द में रहता है, और कहीं कहीं आप देखेंगे इसको वाक्य संरचना में रखा जाता है। तो हो जाएगा मुहावरे और लोकोक्तियाँ, लोकोक्तियाँ। ठीक है। फिर इसी में आप 1 2 3 4 5, हाँ, तो ये था हमारा अर्थ के आधार पे। जो हम देखिए शब्द संरचना को हमने पहले बांटा रचना और बनावट के आधार पे, फिर स्रोत और उत्पत्ति के आधार पे, फिर हम लोग अर्थ के आधार पे बात करते हैं। और इसी में डी हमारा आ जाता है, जो शब्द को संरचना को बांटते हैं रूपांतरण के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर। तो दोस्तों रूपांतरण के आधार पर बात करें तो रूपांतरण के आधार पर बात करते हैं तो वो आ जाता है हमारा विकारी शब्द, विकारी शब्द, और एक हो जाता है हमारा अविकारी शब्द, अविकारी, अविकारी शब्द। जैसा आप जानते हैं विकारी शब्द में हमारा क्या आ जाएगा, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। बाकी जो हमारा आ जाता है अविकारी शब्द में कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अव्यय। अव्यय हमारा क्या होता है, अविकारी शब्द में आता है। फिर दोस्तों हम लोग तीसरा जो इसमें पढ़ते हैं, तीसरा जो पढ़ते हैं जो पोर्शन हमने बताया था कि हिंदी को जो तीसरा है, भाषा की सौंदर्य तत्व, भाषा के सौंदर्य, सौंदर्य तत्व। भाषा के सौंदर्य तत्व की बात करें तो जैसा आपको पता है होगा कि भाषा की सौंदर्यता किससे बढ़ती है, तो वो हमारी भाषा की सौंदर्यता बढ़ती है अलंकार, अलंकार, रस और छंद से, अलंकार, रस और छंद से। ठीक है। फिर इसमें हमारा पढ़ते हैं जो हमारा चौथा जो पोर्शन है वो हमारा है अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश आप देखते होंगे दोस्तों कि आपको एक पैराग्राफ दे देता है या कहे तो एक पोएम दे देगा, जिससे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपको सॉल्व उसको क्वेश्चन को मतलब कि एक पैराग्राफ दे देगा, उससे 2-3 क्वेश्चन दे देंगे, उसी क्वेश्चन के उसी पैराग्राफ के आधार पे या उसी पोएम के आधार, उसी कविता के आधार पे उस प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। दोस्तों इसमें एक पोर्शन छूटा हुआ है, वो है हमारा वाक्य संरचना। तो अगर हम लोग वाक्य संरचना की बात करें तो वाक्य संरचना की बात करते हैं तो वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं कि रचना के आधार पे भी बांट सकते हैं, रचना के आधार पे बांटते हैं। तो रचना के आधार पर अगर बात करें तो रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पे बात करते हैं तो इसको हम लोग बांट देते हैं सरल, सरल, फिर संयुक्त, सरल, संयुक्त और मिश्रित, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। और दूसरा इसमें पोर्शन जो बढ़ता है वो है हमारा अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे। तो दोस्तों अर्थ के आधार पे जो है शब्द को हम लोग 8 भागों में बांटते हैं। अब हम लोग दोस्तों इसके बारे में जान लें कि हमारा जो हिंदी का जो सिलेबस है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या और कहाँ से आता है। तो वो है दोस्तों पहला कि हिंदी के पाठ्यक्रम को हम लोग, जो हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, जो हमारा टेट, सुपर टेट, रीट या एनवीएस, केवीएस और आल एग्ज़ाम जैसे लेखपाली जैसे जहाँ पे हिंदी के ग्रामर से या हिंदी के व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका जो जो सिलेबस है वो आपका इसमें पूरा कवर हो जाता है, जिसमें आपका कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और हमने हिंदी के जो सिलेबस को 4 भागों में बांटा हुआ है। पहला जो है भाषा के आधार पे, दूसरा व्याकरण संरचना के आधार पे, तीसरा भाषा के सौंदर्य तत्व और चौथा है हमारा अपठित गद्यांश। जिसमें बात करें तो भाषा को अगर हम लोग बांटे हैं तो पहला हमारा है भाषा और उपभाषा। भाषा और उपभाषा के बारे में जानते हैं कि भाषा क्या होती है, उपभाषा क्या होती है, और जो आपके क्वेश्चन बनते हैं बोली से और लिपि से। जैसे पूछ देता है कि बोली हिंदी भाषा में कितनी बोली बोली जाती है,
और लिपि में पूछ देता है कि गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है। ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं व्याकरण संरचना की, तो व्याकरण संरचना को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या है? ध्वनि संरचना, ध्वनि संरचना। दूसरा हमारा है शब्द संरचना। व्याकरण की संरचना को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, ध्वनि संरचना, शब्द संरचना और तीसरा है हमारा वाक्य संरचना, वाक्य संरचना। तो ध्वनि संरचना में दोस्तों अगर पढ़ा जाए तो ध्वनि के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे कि इसमें वर्णमाला, संधि, वर्तनी क्यों आती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन हम लोग ध्वनि संरचना में देखें तो हमें 3 चीज़ें पढ़ना रहता है। क्या है? वर्णमाला, वर्णमाला आपको पता होगा कि वर्णमाला में क्या क्या आता है? स्वर और व्यंजन आते हैं। फिर अगर हम लोग संधि की बात करें तो संधि में भी हम लोग क्या करते हैं कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ते हैं। और जो हमारा तीसरा है वर्तनी, यानी कहे तो अगर भाषा से जो हमारा प्रश्न पूछते हैं वो 1 से 2 क्वेश्चन हमारा भाषा से आता है, और ध्वनि संरचना से बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके ध्वनि संरचना से आ जाती है। जैसे क्वेश्चन पूछ देता है कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, या पूछ देता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है। अगर वर्णमाला की बात करें तो फिर इसमें आगे बढ़ता है तो प्रश्न पूछ देता है कि कौन से शब्दों का उच्चारण, कौन से वर्ड का उच्चारण किस स्थान पे होता है। जैसे तालव्य स रहेगा, दंत स रहेगा, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, इसमें हमको जानना पड़ेगा कौन सा तालव्य श है, कौन सा हमारा दंत श है। ठीक है। ह का उच्चारण स्थान कौन सा है, कौन सा संयुक्ताक्षर है, द्विगुण वर्ग कौन सा है, अनुस्वार कौन सा है, अनुनासिक कौन सा है। तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपके संधि से बनते हैं और 1 क्वेश्चन मिनिमम आपके वर्तनी से बनते हैं, यानी 4 से 5 क्वेश्चन आपके ध्वनि संरचना से ही कवर हो जाते हैं। फिर दोस्तों अगर हम बात करें तो शब्द संरचना पे आते हैं। तो शब्द संरचना की बात करें तो हम लोग शब्द संरचना को 4 भागों में बांट देते हैं। जैसे शब्द के बारे में, शब्द की संरचना जो है 4 भागों से बटी हुई है। जैसे रचना या बनावट के आधार पे, तो रचना या बनावट के आधार पे पूछा जाए तो रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, जिसमें पूछता है कि कौन सा शब्द यौगिक शब्द है, कौन सा शब्द योग रूढ़ है, कौन सा रूढ़ शब्द है। यौगिक में बात करें तो 1 क्वेश्चन बन जाते हैं समास से और उपसर्ग से और प्रत्यय से। तो 1 क्वेश्चन समास से जरूर बनेगा और उपसर्ग प्रत्यय से भी 1-1 क्वेश्चन बनते जरूर हैं। तो यानी इससे हमारे 2 क्वेश्चन शब्द बनावट के आधार पे जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। स्रोत और उत्पत्ति के आधार पे बात करें तो तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द, जिसमें से आपको तद्भव तत्सम से 1 क्वेश्चन, देशज शब्द कौन सा है और संकर शब्द कौन सा है, तो इससे भी हमारा कम से कम 2 क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। अर्थ के आधार पर बात करें तो एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द या जिसको हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द, विपरार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द के लिए 1 शब्द, मतलब अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो जैसा दोस्तों आपको पता होगा कि पर्यायवाची से 1 या 2 पर्यायवाची तो जरूर पूछता है, विलोम शब्द 1 या 2 विलोम जरूर पूछेंगे, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द जरूर पूछेगा, मुहावरे और लोकोक्तियाँ जरूर पूछेगा, और एक अर्थी शब्द भी पूछता है और अनेकार्थी शब्द। देखेंगे कि कम से कम इससे भी हमारे 4 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची और अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द और मुहावरे लोकोक्तियाँ से 1-1 तो आएंगे ही आएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं शब्द संरचना की, तो वो हम लोग बात करते हैं, चौथा हमारा है रूपांतरण के आधार पे, जिसमें हम लोग बात करते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण हमारे आते हैं। तो संज्ञा, अब जब विकारी शब्द के बारे में पढ़ेंगे तो संज्ञा के बारे में जानना पड़ेगा कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि इससे भी पूछता है कि सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनामों की संख्या कितनी है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ठीक है, इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं। इसका विशेषण क्या है, तो विकारी शब्द से भी आपके क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो बनने ही बनने होते हैं। और अविकारी शब्द की बात करें तो अव्यय, ठीक है, अव्यय से भी हमारे 1 क्वेश्चन बनते हैं। तो रूपांतरण के आधार पर बात करें तो इससे हमारे 2 क्वेश्चन तो मिनिमम बनेंगे, 2 क्वेश्चन तो मिनिमम बनेंगे, ठीक है। फिर अगला हमारा जो आता है वाक्य संरचना के आधार पे, तो 1 क्वेश्चन हमारा बनता है रचना के आधार पे जो वाक्य को बांटा गया है, सरल, संयुक्त और मिश्रित, जिसमें पूछता है कि कौन ये वाक्य पूछ देगा कि ये कौन सा, किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। तो यहाँ से भी वाक्य से आपके 1 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जो व्याकरण संरचना का जो पोर्शन है
वो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जो हमारा 10 से 12 जहाँ पे हमारे 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं या 20 नंबर के पेपर होते हैं, तो 10 से 12 नंबर तो यहाँ से आपके 50 से 70% आपके यहीं से कवर हो जाते हैं। दोस्तों फिर हमारा आ जाता है तीसरा पार्ट, भाषा के सौंदर्य के तत्व। जैसे आपको पता है कि किसी भी भाषा की जो सौंदर्यता बढ़ती है वो हमारी किससे है, अलंकार, रस और छंद से। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से भी कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में आते ही हैं। फिर हम लोग बात करते हैं दोस्तों अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश के बारे में बात करें तो अपठित गद्यांश के बारे में आपको पता होगा कि जिसमें आपको दे देता है कि एक पैराग्राफ रहेगा जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन पूछ देंगे, उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको उसका जवाब देना रहता है, या तो कोई पोएम दे देगा, उस पोएम के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिसमें आपको उसी पोएम या उसी पैराग्राफ से आपको जवाब देना रहता है। दोस्तों ये था हमारा किसी भी एग्ज़ाम के लिए हिंदी का पाठ्यक्रम। खासकर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हमारा यस टेट और टेट, यानी इसकी हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश के टेट सुपर टेट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये सभी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।